वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। कल क्लास में आते हुए एक चैप्टर के नोट्स लेते आइएगा कॉपी से। डबल एंट्रीज वाला चैप्टर है। प्रॉपर चैप्टर तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, फालतू सा चैप्टर है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत शदीद कैलकुलेशन वाला, वो कराना मैंने शुरू। उसके लिए बेहतर होगा अगर मैं उस डबल एंट्रीज वाले चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट करा दूं। तो वो डबल एंट्री वाला चैप्टर है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के नाम से। इसके नोट्स कॉपी से लेते आइएगा। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। कल डबल एंट्रीज उमर बिलाल कौन है? उमर बिलाल, महाम अली, इश्मा गुल, अब्दुल्ला इजाज। चलिए 14 आउट ऑफ 14, ठीक है, शाबाश। ओवरहेड्स वाले में डबल एंट्रीज कराई थी कल। उनमें डबल एंट्रीज और डबल एंट्रीज की अमाउंट्स में कोई स्टिल किसी को परेशानी तकलीफ है जी? कौन सा? नहीं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, अभी डिस्कशन ही शुरू की है मैंने। कल जो डबल एंट्रीज की थी उनमें कोई परेशानी तकलीफ है तो पूछें। वैल्यू से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड। परसों 1.5 सवाल दिया था। एक क्वेश्चन 5 का पार्ट ए था, इसमें बताएं कुछ पूछना है तो जी। ना यार, अब खत्म कर दिया चैप्टर, अभी भी समझ नहीं आ रही किस चीज का कंपैरिजन। फाइव ए जी जी, तो और क्या करते? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए कहा था, और मेरा ख्याल है ये बात को पता नहीं 36 दफा तो नहीं हो चुकी, बहरहाल काफी दफा हो चुकी है। ओवर टाइम दोबारा सुन लें, दोबारा। मैंने आपको ओवर टाइम कैलकुलेशन के 2 तरीके बताए थे। एक ये कहा था कि आप सिर्फ नॉर्मल वर्किंग आवर्स पे बेसिक रेट लगाएं और ओवर टाइम के लिए वो ज्यादा बढ़ा हुआ रेट लगाएं, ये भी तरीका ठीक है। और एक तरीका बताया था कि आप टोटल आवर्स के लिए बेसिक रेट लगाएं और ओवर टाइम के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा वाला ओवर टाइम प्रीमियम लगाएं। दोनों बातें ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉई है, उसके कितने आवर्स हैं टोटल? एम्प्लॉई ए बता दे। क्वेश्चन 5 पार्ट ए 48, जबकि वैसे वर्किंग आवर्स ऑफिस के कितने हैं? 42। आप पूरे 48 पे उसका बेसिक रेट लगा लें, कितना? और जो ऊपर वाले 6 हैं उन पे सिर्फ प्लस जो है ऐसे कर लें। इसको नाम दिया था ओवर टाइम प्रीमियम। चाहे ऐसे कर लें, और अगर आप चाहें तो ऐसे कर लें कि 42 जो नॉर्मल आवर्स हैं उन पे 80 रुपए लगा लें और जो 6 है उन पे 120 रुपए लगा लें। दोनों ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने 40 लिया, इन्होंने 50% लिया, वो नॉर्मल रेट के अबव लिखा हुआ क्वेश्चन में उन्होंने इक्वल देखें, ओवर टाइम प्रीमियम ऐसे कैलकुलेट कर लें या फिर दोनों जो ड्यूरेशंस हैं उन पे अलग अलग रेट लगा के कर लें। आप कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए था। जी जी बिल्कुल, तो 120 हो गया ना। 80 का 150% करें।
तो आप कह रहे हैं 120 लगना चाहिए था, तो लगा लें सर। अभी जो एक्सरसाइज में हो गए, जो 6 ऊपर हो गए, उन पे नॉर्मल का डबल लगेगा, जैसे 80 या तो 160 हो जाएगा। हाँ, वो अगर किसी ने लगाए होंगे, इसने नहीं लगाए थे, अगर किसी ने लगाए होंगे, जैसे बी ने लगाए हुए हैं, तो बी ने जो मजीद 6 लगाए हुए हैं, उसमें 6 के ऊपर बी के कितने आर्स हैं? 54 है। बी का रेट क्या है? 54 पे पूरा 100 लगा लें, और ओवर टाइम कितना है? 12। उसमें 6 के ऊपर 50 लगा लें, 6 के ऊपर 100 लगा लें, चाहे ऐसे कर लें, ये होगा ओवर टाइम प्रीमियम। किधर गया, किसने पूछा था? या फिर आप 54 की बजाय 42 के ऊपर 100 लगा लें, 6 के ऊपर 150 लगा लें, और अगले 6 के ऊपर 200 लगा लें, ऐसे कर लें। नॉर्मल तो 100 है ना? जी जी, नॉर्मल तो 200 तो कौन डरी है ना? तो पीछे सोल्यूशन में 100 लिखा होगा। वो प्रीमियम वाले तरीके से किया हुआ है ना, आप ऐसे कर लें, करना है तो। जिसको जो आसान लग रहा है वैसे कर ले जी। ठीक है, तो यार ये तो मैंने क्लास में सवाल किया था एक दिन, बोनस वाली बात, वो जो क्वेश्चन 1 कराया था तब नहीं था क्लास में? बोनस निकालने के लिए कौन से आर्स लेने हैं? प्रोडक्शन। तो जब वो इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे काम कर रहा था तो उसको प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, तो बोनस निकालने के लिए 30 इस्तेमाल होंगे, लेकिन वैसे नौकरी तो उसने पूरे 42 घंटे की है ना, तो बेसिक वेजेस को पूरे 42 घंटे की मिलेंगी। बोनस कैलकुलेट करते हुए 30 को इस्तेमाल करेंगे, और ओवर टाइम इसने लगाया ही नहीं, पूरे 42 घंटे लगाए ना इसने, ओवर टाइम किया ही नहीं इसने। उसने ऑफिस में, फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर के तौर पे काम किया या इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे काम किया, नौकरी तो की है ना, तो टोटल उसने हफ्ते में कितने घंटे नौकरी की है? 42। तो वेजेस 42, वेजेस और ओवर टाइम इसका ताल्लुक घड़ी के आर से है। जो बोनस है उसका ताल्लुक है कि ऑफिस टाइमिंग्स जो भी थी, जितने घंटे में उसने प्रोडक्शन की, वो कैसी प्रोडक्शन की। तो जब प्रोडक्शन उसने की ही 30 घंटे है, तो बोनस निकालने के लिए 30 इस्तेमाल होगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 पे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि डिस्कशन करनी पड़ेगी। और बताएं, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए में किसी ने पूछा था। 5 तो हो गया था पीछे 10 मिनट से क्या कर रहा हूं मैं जी बताएं जी, 5 में कुछ और पूछना है तो चले। 4 नहीं, करवा दे, नहीं कर तो मैं डिस्कस ही रहा हूं, करूंगा डिस्कस। अब यहां पर आप ना अपना एनालिसिस करिएगा क्वेश्चन 4 में, खास तौर पे कि जो आपने अब तक सवाल किए, इसका मतलब है कि अगर वैसा मिलता जुलता सवाल पेपर में आएगा तो कर सकेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत सवालिया निशान है आपके लिए। इस सवाल के अंदर हाँ कुछ चीजें डिफरेंट थी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये उसी में से है। मैं करता हूं डिस्कस। 4 तरह के लेबर हैं, क्वेश्चन 4 कर रहा हूं डिस्कस। ग्रेड 1 2 3 4 4 तरह के लेबर हैं। हर क्लास के नंबर ऑफ वर्कर्स बताए हुए हैं, रेट पर आर बताया हुआ है, और हफ्ते में कितने घंटे एक बंदे ने काम किया ये बताया हुआ है। कैसे पता ये एक बंदे का काम है? इंडिविजुअल आवर्स वर्क लिखा हुआ है। अब ये सारे लोग मिलके ए बी सी ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं, और आगे फिर इन ए बी सी के हवाले से आउटपुट यानी प्रोडक्शन, आउटपुट मींस प्रोडक्शन, और उनके फिर आगे स्टैंडर्ड मिनट्स बताए हुए हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है कैलकुलेट टोटल पेरोल, पेरोल मतलब टोटल वेजेस, शोइंग दी बेसिक पे, ओवर टाइम प्रीमियम। इसलिए बताता हूं आपको प्रीमियम के, हो सकता है नाम लेके पूछ लिया जाए, तो प्रीमियम वाले तरीके से भी आना चाहिए। इसमें पूछा हुआ है प्रीमियम और बोनस, ये 3 चीजें पूछी हुई हैं, और अब तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें हम यही कैलकुलेट कर रहे होते थे। अच्छा,
सॉल्व मैं नहीं करूंगा ये पूरा, मैं डिस्कस करूंगा, सॉल्व फिर भी आप ही दोबारा करेंगे। मैं एक वर्कर एक ग्रेड 1 करके दे रहा हूं, बाकी आप इस पैटर्न पे आपने ही करने हैं। कर रहा हूं ना, कर रहा हूं, आप डिस्कस कर रहा हूं ना यार, पहुंच रहा हूं वहां तक। टोटल वेजेस पूछी हुई है, बेसिक वेजेस। इस ग्रुप में लोग कितने हैं? एक बंदा कितने घंटे काम किया? ये हो गए आवर्स इनटू रेट, ये भी 40 कितना? 90। ओवर टाइम प्रीमियम, प्रीमियम निकालना है ना, प्रीमियम ओवर है, ओवर टाइम प्रीमियम वाले तरीके में हम टोटल आवर्स पे बेसिक वेजेस लेते हैं और ओवर टाइम पे सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो रेट लेते हैं। और दूसरा तरीका बस यही एक तरीका है दुनिया के अंदर, टोटल आवर्स पे बेसिक रेट और ओवर टाइम के आवर्स पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो प्रीमियम, वो एक्स्ट्रा चीज ही है ना प्रीमियम, तो हम प्रीमियम निकाल रहे हैं। अब 6 लोगों ने 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाए और प्रीमियम मिलना है इनको कितना? 240। इसी तरह से हर ग्रेड के लेबर की बेसिक वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम निकलना है। एक बंदे के आवर्स हैं इनटू नंबर ऑफ पर्संस इनटू रुपीस पर आवर, ये हो गए वेजेस और ओवर टाइम। यहां तक कोई एतराज, मुश्किल, परेशान? ये तो हो ही गया था, मसला तो इसमें था ही नहीं, ये तो हो गया था। अब आते हैं बोनस पे। कंपोनेंट्स हैं 3 और जो स्टैंडर्ड टाइम बताया है वो इन तीनों के लिए बताया हुआ है, लेकिन जो लेबर हैं कहीं पर ऐसी कोई बात की है कि जो ग्रेड 1 के लेबर हैं वो सिर्फ ए बना रहे हैं, ग्रेड 2 वाले बी बना रहे हैं? नहीं, तो सब बना रहे हैं। और ये बात मजीद पक्की हो जाती है लास्ट सेंटेंस, रिक्वायरमेंट से ऊपर लास्ट सेंटेंस, द टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच लेबर ग्रेड। इसका मतलब पहले टोटल टाइम सेव्ड निकलेगा, फिर वो एलोकेट होगा, तो टाइम सेव्ड सब लेबर का कंबाइंड ही निकलेगा। ये इस सेंटेंस से कंफर्म हो रहा है, टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच ग्रेड। देखें एक चीज टोटल होगी तो उसको एलोकेट करेंगे ना, तो इसमें हमने सारे लेबर का मिला के टोटल टाइम सेव्ड निकालना है, यानी सारे वर्कर्स सब मिलके ABC बना रहे थे। ये जो दूसरा टेबल है जिसमें कंपोनेंट्स हैं, आउटपुट है और स्टैंडर्ड टाइम है, इन कंपोनेंट्स के बनाने में एक्चुअली कितना टाइम लगा? वो इस दूसरे टेबल में नहीं है, वो पहले टेबल में है। लेकिन वो जो पहले टेबल में है वो कंपोनेंट वाइज नहीं है, वो ग्रेड वाइज है। इसीलिए हमें टाइम सेव्ड इन एनी केस टोटल ही निकालना है, हम बांट ही नहीं सकते उसको लेबर वाइज या कंपोनेंट वाइज। देखें स्टैंडर्ड कंपोनेंट के हिसाब से दिया हुआ, एक्चुअल ग्रेड के हिसाब से दिया हुआ, तो हम इनका टोटल ही कर सकते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड आवर्स निकालता हूं, स्टैंडर्ड आवर्स कंपोनेंट ए के लिए, कंपोनेंट बी के लिए, कंपोनेंट सी के लिए। कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड आवर्स? जितने यूनिट्स बनाए कितने बनाए? 9। ये आगे नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ना, तो हम नॉर्मली आवर्स ले रहे होते हैं, ऊपर वाले टेबल में भी आवर्स ही हैं, लेकिन दिए तो मिनट्स हैं, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 60 से डिवाइड कर लें। नहीं पूरे ही बता दें, 30 अच्छा, मैंने ना पहले भी कहा है ये बात मल्टीपल टाइम्स, ये जो यहाँ बैठे स्टूडेंट्स होते हैं हर एक की प्रोसेसिंग स्पीड बराबर नहीं होती है। कोई ज्यादा जल्दी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, किसी को बात देर से समझ आ रही होती है। इसमें बेटे कोई मुकाबले वाली बात नहीं है। जो फौरन बोल पड़ते हैं
वो भी कहूं कि कोई ना बोले, या जो कर ही नहीं रहे होते, जो बहुत लेट कर रहे होते हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि करें फिर भी। तो आप जो तेज बोल रहे होते हैं वैसे तो ना बोला करें, लेकिन अगर बोल दें तो ठीक है। उन्होंने इसी में ही मोटिवेट होना है कि वो जल्दी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह पर। अब जो लोग ये सोचते हैं कि वो पहले बोल के आगे निकल गया, तो जन्नत में 500 साल पहले चला जाएगा वो। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आपसे 25वें ग्रेड में चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाएगा। आपको सब लोगों को 3.25 घंटे मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई जल्दी कैलकुलेशन कर रहा होता है तो करने दे। ये थोड़ी होता है कि वो कैलकुलेशन बता देता है पर उठ के सबके कैलकुलेटर छीन लेता है। आप करते रहे अपने कैलकुलेटर, कैलकुलेशंस किया करें आप लोग। थर्टी बाय 60 वाली बात आई समझ, क्योंकि ये 30 मिनट्स हैं और एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हमें ऐसा करने से आवर्स मिल जाएंगे। 810 अब ये तीनों कंपोनेंट्स के टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। इनमें से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 के कितने हैं? ये ओवरऑल है। अब ये ग्रेड्स भी सब टोटल हैं, कंपोनेंट्स भी सब टोटल हैं, तो हमें इनको कंपेयर भी फिर टोटल एक्चुअल से करना पड़ेगा। एक्चुअल क्या है? ग्रेड 1 कितने लोग हैं? 6, हर बंदे ने 46। ग्रेड 2 कितने लोग हैं? 18, हर बंदे ने। ग्रेड 3, ग्रेड 4, सेवन, अब ये एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स में से माइनस करेंगे तो ये हो गए 1200 और टाइम सेव्ड निकल आया 360। अब हमें इस 360 को ग्रेड वाइज बांटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? फॉर ईच ग्रेड, तो टाइम सेव्ड भी फिर फॉर ईच ग्रेड होगा। इसलिए रिक्वायरमेंट से पहले सेंटेंस में लिखा है द टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच लेबर ग्रेड इन प्रोपोर्शन टू, यानी इसको इस रेशो में बांटना है। अब हर एक का टाइम सेव निकल आएगा और उसको फिर बोनस वाले रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोनस आ जाएगा। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स दोबारा। ग्रेड 1 में टोटल कितने लोग हैं? एक बंदा कितने घंटे काम कर रहा है हफ्ते में? तो हम जब भी ग्रुप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो पूरी टीम की वर्किंग लेके चलते हैं ना, तो पूरी टीम मिला लें तो टोटल 240 घंटे काम हुआ। इसी तरह हर ग्रेड को किया कैलकुलेट। सब वर्कर्स ने मिलके टोटल कितने आवर्स काम किया वो निकालना था, वो 1200 है। तो इस 360 जो कि टाइम सेव्ड है ग्रेड 1, 2, 3, 4 में बांटना पड़ेगा और उसके लिए वो कहा हुआ है कि इस रेशो में बांटना है। अच्छा, अब इसको सवाल करने वाला अगर ये सोचेगा कि इस तरह का सवाल पहले किया नहीं है और दिमाग वहीं बंद कर दें, ये गलती है। जो सीखा है अप्लाई करें, होगा कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ सेंटेंस से हिंट निकलेगा। इसी तरह से अगला सवाल जो कराऊंगा आज, पूरे की तो उम्मीद कम है लेकिन 3 हिस्से हैं, एक हिस्से की कोशिश करूंगा हो जाए। उसमें भी कुछ डिफरेंट सी वर्डिंग्स होंगी, हमने पहले उस तरह की वर्डिंग्स नहीं पढ़ी, लेकिन जो सीखा है होगा उसी में से। तो कॉन्टेक्स्ट से फिर हिसाब लगा के निकालना पड़ेगा कि उसका मतलब। तो ये मैं आपसे चाहता हूं, पहले दिन आपसे ईंटों का एक काम करवाया था, तब भी मैंने यही अर्ज की थी कि आपको ना अवेलेबल में से सोचना पड़ेगा, डिफरेंट एंगल सोचने पड़ेंगे। और क्लास में जिक्र किया था, चलो हो सकता है वो बच्चा ऑनलाइन में दोबारा सुन लेगा, उसका जिक्र हो रहा है। पिछली दफा एक बच्चे ने मुझे कहा कि आप इतने अरसे हो गए पढ़ाते हुए, आप सारी वैरायटियां सोच लें, आप सोच लें मैक्सिमम कैसे को सवाल हो सकते हैं, सारे सवाल पॉसिबल निकाल के हमें दे दें, हम याद कर लेंगे और पेपर पास हो जाएगा। अगर आपके साथ ये भी हो जाए ना, मैं 600 सवाल भी बना के दे दूं, पेपर में 601वां सवाल होगा। तो आप जब तक अपने पढ़े हुए नॉलेज को अप्लाई करने पे मुख्तलिफ एंगल्स नहीं सोचेंगे, जो सवाल में कुछ मुश्किल लग गया, भाई है तो इसी चीज का सवाल ना, पीएचडी केमिस्ट्री का तो सवाल नहीं पूछा है आपसे, है तो इसी चीज का ही है, वही जो आपको आता है। अब उसमें डिफरेंट एंगल देखें। अब जो मैंने यहां समझा दिया, अब आप अंग्रेजी पढ़ के देखिए, अब बताइए किस अंग्रेजी का मतलब समझ नहीं आ रहा है।
क्या इख्तलाफ क्या है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है। अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन, क्या मतलब है? और वो क्या है? एंड द बोनस इज पेड ऑन टाइम सेव्ड। अब आप कह रहे हैं कि ये बोनस टाइम सेव पे ही होता है, तो बताया क्यों है? नहीं, बोनस इंसेंटिव ही होते हैं ना। बोनस एक इंसेंटिव है, ग्रुप बोनस। अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन एंड अ बोनस इज पेड। नहीं तो आप, अच्छा चले, दो अलग अलग चीजें। तो पहले का क्या मतलब समझ आ रहा है? अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन। यार इन्होंने, देखें ये तो एक लिखने का तरीका है, लिखने वाला अपने एक चीज लिख के बता रहा है। अगर किसी सवाल में ऐसे लिखा हो कि वर्कर्स आर पेड ऑन वीकली बेसिस, और आगे लिखा हो कि वर्कर्स ने इतना इतना काम किया है और उनकी वीक की प्रोडक्शन दिए, अब आप कहें कि जाहिर है वर्कर दे रहे हैं, इनको पैसे देते होंगे, तो ये क्यों लिखा वर्कर्स आर पेड? ये तो एक सेंटेंस लिखने का, एक ड्राफ्ट करने का तरीका होता है। उन्होंने सेंटेंस ये लिखा कि ग्रुप इंसेंटिव स्कीम चल रही है और बोनस पे होता है टाइम सेव पे, तो कंटिन्यूटी में सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या जी? शायद नहीं, यकीनन। हाँ जी, यही कह रहा हूं ना। यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भी कॉलेज है ना, आपकी पढ़ाई के लिए चीज प्लान की हुई है और ये कि टेस्ट हर वीक हुआ करेंगे, तो टेस्ट ही प्लान किया ना, वो पार्टियां थोड़ी प्लान की है, वो कंटिन्यूटी चल रही है। तो कंटिन्यूटी चल रही है कि बोनस के ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है और बोनस पे होता है, तो कंटिन्यूटी में लिखा हुआ जी। हाँ जी जी, 360 को इनमें इस रेशो में बांटना है। तो रेशो में कैसे बांटते हैं? क्या यस सर, कैसे बांटते हैं? जिनमें बांटना है उसके सम से डिवाइड करते हैं ना, तो ये किया हुआ है। रेशो से बांटना है यार, वो तो ओवरहेड पे 50 दफा तो रेशो से बांटी है चीजें, तो ऐसे ही करते हैं, जिस रेशो में बांटना होता है उसके सम से डिवाइड करते हैं और हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जी, जो 1560 है, ये ग्रेड ए के लिए, ये सबके ग्रेड ए क्या है? ग्रेड ए के जो वर्कर्स ने काम किया, ग्रेड 1 के। हाँ, ये 1560 टोटल है, जो चारों ग्रेड जो वर्कर्स थे, ये चारों तीनों कंपोनेंट्स बनाए। अच्छा, ये जो 1560 आवर्स निकाले हैं कंपोनेंट्स ए बी सी के, ये क्या सिर्फ ग्रेड 1 के वर्कर्स की परफॉर्मेंस है? कैसे पता कि ऐसा नहीं है? एक तो ये कि एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड टाइम्स आर गिवन बिलो, कहीं पर ये बात की है कि ये सिर्फ ग्रेड 1 की बात हो रही है? नहीं। अच्छा, अगर ये ग्रेड 1 की बात हो रही है तो बाकियों का क्या? उन्होंने क्या किया फिर? जब कहा है कि टाइम सेव्ड को बांटना है, तो इसका मतलब टाइम सेव टोटल में निकलना है, तो टोटल में तभी निकलना है जब सबकी टोटल परफॉर्मेंस और टोटल आवर्स होंगे। तो इस तरह से ना पूरे कॉन्टेक्स्ट से आइडिया होता है, सवाल का प्लान इस तरह से होता है। अगर आप पूरे सवाल को नहीं पढ़ रहे होंगे, देखें आपने ना बचपन में तो खैर जो सीखा पता नहीं याद हो कि नहीं याद हो, बहरहाल बचपन में बच्चों को लिखना सिखाने के लिए, जैसे अगर उनको 3 लिखना सिखाना है, तो अब ये जो बच्चा इस पे लिखेगा, अगर सिर्फ ये देखा जाए कि बच्चा एक्शन क्या ले रहा है, तो वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रहा है बस। अगर बच्चा सिर्फ ये देखता रहेगा ना, तो उसको अब डॉट्स के बगैर 3 नहीं लिखना आएगा। क्यों? अब खाली पेज है, उसको क्या 3 लिखो, उसको पता नहीं 3 क्या होता है, उसको तो बस डॉट से डॉट कनेक्ट करने आते थे। अब वो बच्चा, आपने अगर खुद नहीं याद है, अपने छोटे बहन भाई भतीजे भांजे को शायद देखा उस तरह, तो इस तरह डॉटेड चीज ज्वाइन करने से वो कैसे सीख गया 3? उसने सिर्फ डॉट कनेक्ट करने के अलावा इसको जब ओवरऑल देखा है तो उसको पिक्चर पता चल रही है। अब जब ओवरऑल पिक्चर पता चल रही है तो वो डॉट कनेक्ट करने का मोहताज नहीं है। जब वो डॉट कनेक्ट कर रहा था तो ये भी गौर कर रहा था कि डायरेक्शन किधर से किधर जा रही थी, वो इस पे भी गौर कर रहा था। ये सारा बच्चा सीख रहा होता है।
अब आप बच्चे को जब डॉटेड इस तरह सिखा देंगे तो इसी की प्रैक्टिस के बाद ही आप उसको कहेंगे 3 लिख के दिखाओ, तो उसको नहीं पता 3 क्या है। असल में जो उसने सीखा है वो लिख रहा होगा। अगर आप उसको डॉटेड 3 लिखा के दिखाएंगे और कहेंगे अब जरा वो 56 तो लिख के दिखाओ, तो जो सिखाया है उसने जो एक्शन लिया था वो डॉट टू डॉट कनेक्ट करना था। लेकिन अब वो इसमें से सीखेगा ही तब जब एक तो उसने ओवरऑल पिक्चर देखी है, दूसरा जब वो डॉट टू डॉट कनेक्ट करके डायरेक्शन भी देख रहा था। तो आप लोग अगर सवालों के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ेंगे और आइसोलेशन में सिर्फ उस सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरा सवाल प्लान नहीं होगा। पूरे सवाल के हर सेंटेंस को पूरे सवाल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। फिर जो इस चैप्टर में सीखा है, अगर बिल्कुल आपको सिर्फ डॉट टू डॉट कनेक्ट करना ही याद रहा तो फिर सवाल कुछ डिफरेंट तरीके से आएगा, फिर आप नहीं कर सकते। तो चैप्टर खत्म होने के बाद ये वो गुर है जो बता रहा हूं, जो मैंने एज अ टीचर भी फॉलो किया हुआ है। और एक पेपर होता है BFD, इसका कॉस्ट का एडवांस है, बिजनेस फाइनेंस स्कीम, CFAP में होता है, उसमें भी प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा, वो भी पढ़ाता हूँ। वो जब मैंने पास किया था तो पता नहीं लिख के कितने सवाल किए थे मुझे याद नहीं है, ना होने के बराबर थे। लेकिन सारे चैप्टर की मैंने अच्छी खासी ऑपरेशन किया हुआ था, पूरी रिसर्च की हुई थी कि किन सवालों में क्या होता है, किन सवालों में क्या होता है, इसमें ऐसा क्यों नहीं था, उसमें ऐसा क्यों था। पूरा एक स्ट्रक्चर चैप्टर का ढांचा पूरा मेरे दिमाग में छपा हुआ था। तो आप अगर बगैर सोचे समझे, आप बच्चा अगर शेप पे और नहीं कर रहा तो आप 300 किलोमीटर की लाइनें कनेक्ट करवा लें, उसको नहीं पता 3 कैसे लिखना। लेकिन अगर वो शेप को ऑब्जर्व करेगा तो शायद 2-3 दफा लिखने से बगैर डॉट से भी लिख लेगा। तो आपने हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चंस को ओवरऑल रिव्यू करना है, फिर उस चैप्टर का कोई ढांचा समझ आएगा, फिर समझ आएगा कि हाँ हर सवाल में ऐसे तो करना ही होता है। फिर जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना शुरू हो जाएगा, सवाल करना शुरू हो चुके होंगे, तो फिर बाकी चीजों के भी हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं। कॉस्ट में और बाकी न्यूमेरिकल में भी बच्चे ये सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि सवाल शुरू कैसे करना। एक बार ढांचा समझ आ गया होगा ना, आप सवाल करना शुरू कर देंगे, फिर हिंट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस सवाल में अब इतनी चीजें समझाने के बाद अब भी बताइए, किसी अंग्रेजी में कुछ पढ़ के ना समझ आ रहा हो तो मैं दोबारा कोशिश कर लेता हूं। किसी का बगैर सोल्यूशन देखे ही सही हो गया हो, 1 2, सच्ची शोखे नहीं होना, सच्ची। चले ठीक है, शाबाश। बाकी लोगों को जरा सी भी कोई परेशानी है, कंफ्यूजन है तो बेटा पूछें। डबल एंट्रीज की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा पूरा, वो आपको ना मैं सोल्यूशन से दिखा देता हूं, वरना बोर्ड पे करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने उसके बाद फिर एक और सवाल भी 1/3 करना है, और ये जो 1/3 करना है ये कल पूरा करके बस ये लेबर खत्म, कल फिर अगला चैप्टर शुरू करूंगा जी। आप उतनी देर में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। मैं ना बोर्ड पे नहीं कर रहा, उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं, टाइम जितना बचा सका बचाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 6 पढ़ें जल्दी। सिर्फ क्वेश्चन 6 नहीं पढ़ना था, उसके नीचे लिखा पढ़ना था। पढ़ लिया?
लेबर की जो रेगुलर एंट्रीज बताई थी जो आपने याद रखनी है, हर महीने के एंड पे शॉपर डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, फिर शॉपर से निकाल के एक्सपेंस डेबिट, और वो जो पेबल बनाए थे वो डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर कहीं पर कोई एडवांस हुआ तो फिर एडवांस भी एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6। अच्छा, अब आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें ये एंट्रीज हैं 2 पेजेस पे फैली हुई है। जी मैं करता हूँ, अभी मैंने पूरा सवाल बताने के लिए। सोल्यूशन है ना पास? हाँ, तो वो जो है वो देखे ना। इसको मैं सोल्यूशन से समझा रहा हूँ और समझ आ जाएगी, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं फिर ताकि वो बचा हुआ टाइम एक और सवाल के 1/3 में लगा सकूं। एंट्रीज मांगी हैं, ये एंट्रीज हैं और ये उनके लिए वर्किंग की हुई है। अब ये जो एंट्रीज है ना, इनमें टेबल तो बनाया हुआ है, जरा थिक लाइन लगानी चाहिए थी। वैसे बता देता हूँ, अगर आपको समझ आ भी रही हो तो अच्छी बात है। यहां से लेके ये टू रिकॉर्ड पेरोल कॉस्ट, ये एक एंट्री है। शुरू से लेके चौथी लाइन पता नहीं चल रही ना कॉपी में। कॉपी में जिनको पता चल रही है ठीक है, नहीं पता चल रही तो बता रहा हूं। यहां से लेके यहां तक ये एक एंट्री है। उसके बाद ये जो 4 लाइनें हैं ये दूसरी एंट्री है, और उसके बाद ये तीसरी एंट्री है। हाँ जी, एंट्रीज की होगी पहचान। और ये वही 3 एंट्री है, शॉपर डेबिट, पेबल क्रेडिट। हाँ जी, बड़ा शॉपर डबल किया हुआ है। फिर ये शॉपर क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट, और ये जो पेबल बनाए थे वो डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एंट्रीज यही हैं। अब ये जो वर्किंग की हुई है ये समझाता जाता हूं आपको। अब आपने अपने सामने वहां हार्ड कॉपी में क्वेश्चन रखना है और यहां सामने में आपको सॉल्यूशन दिखा के समझाता हूं। क्वेश्चन अपने सामने रखें। शॉपर कितने से डेबिट? टोटल वेजेस से ना। वेजेस कंट्रोल कितने से डेबिट? नहीं, टोटल, ग्रैंड टोटल, मतलब कल वाली फिगर्स बात करूं तो 4 लाख के 440 से 440 से। और वो एक ही लाइन है, वेजेस कंट्रोल एक ही लाइन है। उसके बाद फिर आगे एक एक करके पेएबल बन गए। ये पहली एंट्री की थी महीने के एंड पे रिकॉर्ड करने वाली। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड पेरोल एंड इट्स डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट करना। और ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है इससे ऊपर लाइन क्या लिखी हुई है? ये आपको नहीं, टेबल से ऊपर लाइन कह रहा हूं। फॉर द मंथ आगे, तो ये अप्रैल का डाटा है और अप्रैल की एंट्रीज करनी है। अप्रैल का डाटा है और अप्रैल की एंट्रीज करनी है। तो एक एंट्री तो होगी ये अप्रैल वाली, जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस अभी डेबिट नहीं करेंगे, अभी शॉपर में डाला हुआ एक्सपेंसेस को। ये शॉपर डेबिट, क्या नाम है इसका? वेजेस कंट्रोल। और अभी हम पेएबल बनाएंगे, फिर उस शॉपर से निकाल के तो एक्सपेंस बनाएंगे। और ये टोटल, ग्रैंड टोटल वेजेस का, ये उससे डेबिट होना है। बेसिक वेजेस, ओवर टाइम, सब कुछ उनका ग्रैंड टोटल डेबिट होना है, और बाकी जो जो पेएबल है वो क्रेडिट होते जाना है। ओके, फिर शॉपर को खोल के उसमें से 2 चीजें डेबिट होंगी। डायरेक्ट लेबर कहां डेबिट होंगे? वर्क इन प्रोसेस और इनडायरेक्ट। अब इस टेबल से कैसे पहचाने कि क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है? 2 डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन के हैं, मतलब ये डायरेक्ट लोग हैं, और 2 सपोर्ट के हैं, तो ये इनडायरेक्ट है। और एंट्री करते हुए इनका ग्रैंड टोटल ही करना है। तो ये जो ये वाली अमाउंट है, ये पहली वाली, इसके लिए मैं आपको वर्किंग बता रहा हूं और साथ साथ तोड़ तोड़ के डेबिट क्रेडिट भी बताता जाता हूं। सवाल में गिवन क्या है?
ग्रॉस सैलरीज मतलब बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक सैलरी। इसमें ओवर टाइम अलहदा से है, तो ये गिवन है, मैंने बस डिपार्टमेंट वाइज लिखा है, गिवन है ये। ग्रॉस सैलरी कोई पेरोल का हुआ, वेजेस कह लें इसको, सैलरी कह दें। जो गिवन था मैंने सिंपली यहां लिख लिया, ओवर टाइम गिवन है। एंट्री चूंकि टोटल होती हैं तो ये आगे टोटल का कॉलम बना लिया, वरना ये सारी चीजें आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये सिंपली मैंने यहां पर लिख दी। बेसिक वेजेस हो गई प्लस ओवर टाइम हो गया, ये सारी टोटल वेजेस कॉस्ट है जो ऊपर डेबिट होनी। ओके, क्वेश्चन पे आए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, प्रोविडेंट फंड के डब्बे में हर महीने डलता है कितना? तो इसका भी 8.33, इसका भी 8. नहीं सॉरी, इसका भी 8.33, इसका भी इतना ही एम्प्लॉय की जेब से कटेगा और इतना ही एम्प्लॉयर अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करेगा। वो जो एम्प्लॉय की जेब से कटेगा वो तो इसमें है, और जो एम्प्लॉयर देगा वो इसके अलावा एक्स्ट्रा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसका 8.33%, ये ऐड कर लिया। एम्प्लॉय वाला तो इसमें ऑलरेडी है, वो तो डिडक्ट होना है, पैसे देते हुए डिडक्ट होना है, एज एन एक्सपेंस तो वो इसमें ऑलरेडी है। यानी ये 4 लाख है, मैंने 40,000 इसमें और ऐड करना, तो ये वो 7 एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आ गई। कल वाली बात करूं तो 4 लाख और ये 40, ये 440 बन गया। यहां तक हाँ सैलरी है, तो फिर 83% नहीं, ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है ना, ये बेसिक सैलरी के ऊपर होता है। बेसिक सैलरी का मतलब है जो रेगुलर होनी है हर महीने। ओवर टाइम तो कभी ज्यादा लगाएगा कभी कम लगाएगा। ये 3 लाइनें। अच्छा, बाकी चीजें अगर फिलहाल मैं इग्नोर भी कर दूं तो ये हो गया टोटल शॉपर 4,40,000, ये आएगा यहाँ डेबिट, और क्रेडिट करते हुए डब्बे को कितना देना है? 40 या 80,000? 80,000। ये तो अभी 40 लिखा हुआ है, इसको डबल कर लेते हैं, और हम एंट्री चूंकि ग्रैंड टोटल की कर रहे हैं, इसको डबल कर लेते हैं। कितना? 249। देखें, जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है इतना ही, और एम्प्लॉय की तनख्वाह से काट के डब्बे में जाना है ना, तो ये वो डबल कर लिया मैंने। और क्या क्रेडिट करते हैं अगर कोई एडवांस डिडक्ट हुआ है तो? पॉइंट नंबर 5 में 28,000, 28 जो रिकवर हुआ है, तो ये 28 यहां क्रेडिट होगा। वो तो पे किया, वो तो अलग है, वो तो एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट वाली एंट्री में। ये वो है जो एडजस्ट हुआ है, ये भी ठीक है। और किसको पेबल बनता है? गवर्नमेंट को। ये दिए हुए हैं। और क्या क्रेडिट होता है? पेबल टू एम्प्लॉइज। यहां तक ओके? यहां तक सब सही है? चले अब नई चीज बताता हूं सवाल की। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉइज को हर साल जून में बोनस मिलता है। कितना? 1 महीने की सैलरी के बराबर। साल में कितनी दफा मिलता है बोनस? कैसे पता? इसलिए कि जून में पे होता है, इसलिए 1 दफा। एनुअल बोनस। तो बोनस साल में 1 दफा मिलता है, जो कि बराबर होता है 1 महीने की सैलरी के, यानी इतना इनको मिलता है बोनस। ये चलो मैं अगर मशीनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो साल में इनको कितना बोनस मिलेगा? 1000। ये पूरे साल का हाँ एक्सपेंस है। अब पढ़े सवाल का लास्ट पॉइंट।
इसका मतलब है कि साल का एक्सपेंस है बेशक, लेकिन कंपनी उसके 12 टुकड़े करती है और हर महीने बोनस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट, बोनस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट, बोनस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट। तो फिर एक महीने में कितनी अमाउंट से एंट्री होगी? दिस डिवाइडेड बाय 12। वो ये देखें, है जी। पे तो जून में होता है ना, पे जून में होता है। हर महीने बोनस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट। तो अब ये जो बोनस एक्सपेंस में आ गया, वो जो शॉपर डेबिट करने लगे, और बोनस पेबल क्रेडिट, ये वो जो कल सिखाया था उससे एक नई चीज आ गई कि बोनस पेबल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। कर देते हैं। कैसे कैलकुलेट करें? इनको 1/12 कर लें तो वो एक महीने की बोनस का एक्सपेंस आ जाएगा, और एंट्री तो हम कर रहे हैं टोटल की। और ये जब सारा टोटल होगा तो फिर ये शॉपर डेबिट हो जाएगा। बोनस पेबल, ओके। करने लगे ना, ये सब मिला के एक ही बार। सारा शॉपर में है ना जगह, अभी सारा कुछ शॉपर में भर के वो एक बार डेबिट कर लेंगे। बोनस वो उधर सबसे एंड पे जो बैठा, हाँ भाई नहीं समझ आई, कल का लेक्चर नहीं लिया आप साथ, ठीक है। यहाँ तक जी, एडवांस तो बताया मैं सवाल में ना। कल आए थे? नहीं आए थे? ये कल का लेक्चर था आपका। अगर कोई छुट्टी कर लेता है तो वो इसकी फिक्र किया करे और अगले दिन आके वो जो लेक्चर है वो नोट किया करें, और अगर अपने दोस्तों में कोई काबिल है तो उससे समझ लिया करें, अगर नहीं तो टीए से समझ लिया करें। लेकिन जो लेक्चर मिस होता है बेटा उसकी फिक्र किया करें। बोनस तक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये आपके लेवल से ऊंची चीज है, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए था। ये IS 19 CFA 1 का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ लें अगर 2010 में टेस्ट हो सकता है तो हो सकता है 2021 में भी, 22 में भी टेस्ट हो जाए। तो अगर टेस्ट हो जाए तो आपको पता हो, इसलिए बता। पेड लीज का कॉन्सेप्ट ये होता है। अच्छा, कॉस्ट में ना इतना मसला नहीं है इस बात का, लेकिन ऑन एन एवरेज महीने में 30 दिन होते हैं और साल में 360 होते हैं। ठीक है, सवालों में महीने में 30 दिन है, चाहे वो फरवरी का ही क्यों ना हो, 30 दिन है। कैलकुलेशंस में आसानी है, और साल के 360 है जी। नहीं ठीक है, आप अगर आपको 365 भी कर रहा होगा तो गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस में आसानी होती है, इसलिए 30 दिन महीने के होते हैं और 360 दिन साल के होते हैं। हाँ जी, साल में 52 होते हैं। तो पेड लीव का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को कहा है कि तुम साल में 35 छुट्टियां तक कर सकते हो, तनख्वाह नहीं कटेगी। अच्छा, ये 35 इतवारें नहीं है, ये उनके अलावा है, तो ये वर्किंग डेज में से इनको पेड लीव कहते हैं, क्योंकि छुट्टियां भी कर रहा है फिर भी पैसे मिल रहे हैं। इनमें मजीद आगे टाइप ये हो सकती है कि अगर छुट्टियां ना की तो फिर वो काम कर रहा होगा आके, अ सॉर्ट ऑफ ओवर टाइम, तो फिर वो 35 दिनों के कैश ले लेगा, लीव इनकैशमेंट। अब उसमें अकाउंटिंग करने का तरीका ये हो सकता है, जो इस सवाल के आखिरी पॉइंट से पता चल रहा है, कि इस अजम्पशन पे कि कोई भी नहीं करेगा छुट्टी, कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, कौन घर बैठेगा, इसी में मुफ्त में आके ऑफिस में बैठेंगे सारे। तो इस अजम्पशन पे कि कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, तो हमें फिर पहले ही इसका अंदाजा हो गया कि साल में हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, 35 दिन के, 35 दिन के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। 35 दिन पर मंथ पूरे साल में। इन 35 दिनों की कितनी सैलरी होगी, कैसे कैलकुलेट करें? ये क्या है? अरे 1000 तो एक डिपार्टमेंट किया ना, एक महीने की सैलरी। ये क्या हुआ? 35। इतने पैसे साल में एम्प्लॉइज को देने होंगे।
हर महीने नहीं, ये साल का टोटल है। सवाल का लास्ट पॉइंट, हमें अगर इतने पैसे एम्प्लॉय को देने होंगे तो ये बिजनेस को एक एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा ना, एक्सपेंस डेबिट होगा। तो कंपनी की पॉलिसी है कि पूरे साल की जितनी अमाउंट है उसके वो 12 टुकड़े करके हर महीने टुकड़ा रिकॉर्ड करता जाता है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। तो एक महीने का टुकड़ा क्या बना? शॉपर डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब ये चीज ये है A डिवाइडेड बाय 30 पर डे इंटू 35 पूरा साल डिवाइड बाय 12। मंथ है, मंथ। तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, कितना पेएबल? ये इतना 145.83। वेकेशन पे क्रेडिट 145. अब इन सब का टोटल मिला के शॉपर डेबिट हो जाए। वो बताता हूं, ये सारे ऐड हो गए। ये जो नीचे बोल्ड लाइन है ये अब शॉपर डेबिट, और अगली एंट्री में शॉपर से निकाल के वर्क इन प्रोसेस और एफओएस कंट्रोल। ये सारी अमाउंट्स हमने पेएबल बना लिए, और वो बैलेंसिंग निकलेगी ना। इन सब को ऐड करके अब एक ही बार डेबिट करना था तो इन सबके ग्रैंड टोटल से डेबिट कर लेते हैं। वेकेशन के जो पैसे देने हैं उसको एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन अगर कल को छुट्टियां कर गया तो फिर पैसे देने होंगे, तो फिर क्या करें? फिर वो एंट्री रिवर्स कर लेंगे। तो वो इस महीने में छुट्टियां कर गए, पॉइंट नंबर 4 है। क्या क्या क्या? तो फिर वो ये नीला वाला ही बनेगा। फिर आप कह रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं उसका जो आंसर आया वो लिख दें। आपने जो मुझे फिगर बोली है कि A इंटू 12 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 35, अब इस अमाउंट को क्या करूं? यहाँ टेबल में लिखूं? मैं आपकी बात समझ गया हूं, आप मेरी बात समझें। आप मुझे कह रहे हैं कि A इंटू 12 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 35, ये कह रहे हैं ना। अब इस अमाउंट का क्या करूं मैं? क्या कह रहे हो उसको करने का? हाँ हाँ ठीक। और अगर पॉइंट नंबर 4 में कुछ छुट्टियां उन्होंने नहीं की, तो छुट्टियां अवेल कर ली, मतलब सॉरी छुट्टियां कर ली, तो फिर आप इन कैश तो नहीं करवाएंगे ना। तो वो जो हमने पेबल बनाया हुआ है वो रिवर्स। तो रिवर्स करने का मतलब है पेबल डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस, तो हमने जब ये एक्सपेंस चूंकि डेबिट करना है तो उसमें से माइनस कर लेते हैं, अलग कर लें। लेकिन अलग करने का नुकसान ये होगा कि हमें कौन से एक्सपेंस को रिवर्स करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सर्विस डिपार्टमेंट के, वो तो 85,000 में नहीं नजर आ रहा है। वेजेस कंट्रोल को तो कर लिया, लेकिन आगे वो किस डिपार्टमेंट के रिलेटेड था ये कैसे पता चलेगा? तो वो इसी में माइनस कर दिया ताकि यहीं से हमें पता चल जाए। वो कैसे किया? 85 यहां से माइनस कर दिया, लेकिन हमें तो टोटल पता है, हर डिपार्टमेंट का अलग जानना है, तो वो बांट दिया। बांटना जरूरी था ना, वरना हमने किस डिपार्टमेंट को कितना डेबिट करना है वो तो पता होना चाहिए। तो बांट दिया। और किस रेशो में बांटे? सैलरी की रेशो में बांट दे। अब ये टोटल अमाउंट, ये सारी, ये है जो वेजेस कंट्रोल में डेबिट होगा पहले, ये हो गया शॉपर डेबिट, और उसके बाद अगली एंट्री में इसको क्रेडिट करके वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएस कंट्रोल डेबिट। ये पहली और दूसरी एंट्री देख लें। अब आप सॉल्यूशन में पहली और दूसरी एंट्री देख लें, ये पूरी करा दी मैंने।
एंट्रीज कहाँ है देख लें पहली दो, और तीसरी एंट्री में जो पेबल बनाया था वो पे कर दिया और एडवांस भी दे दिया। एडवांस की अलग करनी है अलग कर लें, इकट्ठे करनी है इकट्ठी कर लें। तीसरी एंट्री में सारे पेबल पे कर दिए हैं जी। पहली एंट्री आ गई। पहली एंट्री में डेबिट कितना किया है वो ये। अब ये जो वेजेस कंट्रोल डेबिट किया है, वेजेस कंट्रोल पेरोल अकाउंट एक ही बात है। ये जो वेजेस कंट्रोल ये शॉपर हमने डेबिट किया है, अब इस शॉपर से निकाल के एक्सपेंसेस डेबिट करने हैं, तो वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस में कितना डेबिट, इन दोनों को प्लस करके ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है मैंने, ये प्रोसेस में डेबिट और ये एफओएस कंट्रोल में डेबिट। ये एक्सपेंस नेट कर दिया, तो एक्सपेंस नेट करने का मतलब है वो क्रेडिट हो गया ना। हमने चूंकि अभी एक्सपेंस डेबिट शॉपर डेबिट नहीं किया हुआ था, तो इतने से डेबिट करना था, इतने से क्रेडिट करना था, नेट इतने से डेबिट कर लेते। हमें तो पर मंथ सर्टिफिकेशंस का वो करना था ना, कैलकुलेशन करने की। अब तो जैसे अप्रैल मंथ में उसने सर्टिफिकेशन सबमिट कर दी है, अब उसके बाद हमारी वर्किंग जो कैलकुलेशन है वो एडजस्ट हो गई, क्योंकि हम अप्रैल का महीना हो गया, अब मई में उसने फिर छुट्टियां करनी जी। लेकिन अब हमारे पास वो उतना तो नहीं रहा, जैसे 35 मतलब अप्रैल के बाद जब हम मई में कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो अब हमने इसको ये थोड़ी। आप ये कह रहे हैं कि जितना टोटल हमने यहाँ पेबल बनाया था उससे ज्यादा की वो छुट्टियां कर लें। मैं ये कुछ बता रही हूँ, जैसे मैंने कैलकुलेशन के लिए बेसिस रखी हुई है मंथली बेसिस हम, लेकिन एम्प्लॉइज के लिए हमने ये बाइंडिंग नहीं की हुई ना कि आप बिल्कुल ठीक है, हर महीने में 3 छुट्टियां नहीं है जबरदस्ती, ठीक है। तो अगर वो किसी मंथ में मतलब उससे पहले ही कोई बात नहीं, ये तो महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अगर किसी महीने वो ज्यादा छुट्टियां कर लेगा तो पेबल का उसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, करते 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 12 महीने में आके पूरा हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन दोबारा से नेक्स्ट मंथ में चेंज होगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, अगले महीने की भी कैलकुलेशन ऐसे ही हो रही होगी। अगले महीने में वो जितनी छुट्टियां अवेल करेगा वो ऐसे ही लेस हो रही होंगी, लेकिन ये सारी छुट्टियां जो वो अवेल कर रहा होगा इन टोटल वो 35 से ज्यादा नहीं बनेंगी। इस महीने इतनी अवेल की, अगले महीने और अवेल करेगा, अगले महीने और अवेल करेगा, हर महीने में वो कटता जाएगा। एक तरफ एक्सपेंस बनता जा रहा होगा, एक तरफ कटता जा रहा होगा, इन द एंड साल के एंड पे वो टैली हो गया होगा, तो उसके तो तनख्वाह कट जाएगी, पेड तो नहीं रहेंगी, तो फिर वो कैलकुलेशन में वैसे ही नहीं आएंगी। उसकी उस महीने की तनख्वाह ही कम बनेगी जी। अच्छा, एक सवाल और 1/3 करना था लेकिन वो नहीं हो सकेगा, वो कल ही करूंगा मैं पूरा। एक सवाल इसका बस मैं और कराऊंगा। आपका होमवर्क आज का ये है कि आप यही सवाल खुद कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया है, आप इसको खुद दोबारा पूरा कर रहे हैं, और जब ये कर लें तो 5 का पार्ट बी भी भड़का देना, 5 का पार्ट बी। तीसरी एंट्री पेमेंट्स की है, पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिए। यार रोज का ही काम हो गया आपका। तो एडवांस पे करने की क्या एंट्री होती है और पेबल्स को पे करने की, तो इन दोनों को कंपाउंड करके वो तीसरी एंट्री बना दी।
पिछले वीक में मैं बात कर रहा था जुल्म पे। जुल्म के ना लेवल्स हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे चोरी है तो अरबों खरबों की भी चोरी है, और 100-200 रुपए की चोरी भी चोरी है। इसी तरह से अगर कोई करोड़ों अरबों रुपए हराम कमा रहा है, वो भी हराम कमाई है, और अगर कोई 50-100 रुपए भी रिश्वत ले रहा है तो वो रिश्वत ही। लेवल्स का फर्क होगा और उसके बदले के गुनाह का फर्क भी होगा। लेवल्स होते हैं, लेकिन वो जो थोड़ी थोड़ी सी रिश्वत लेता है और बड़ी रिश्वत ऑफर हो तो कहता तौबा तौबा तौबा। तो इस थोड़ी रिश्वत लेने से कुछ अर्से बाद क्या होगा, वो चूंकि थोड़ी रिश्वत लेने को गलत नहीं समझ रहा होगा, तो फिर आस्ता आस्ता वो बड़ी रिश्वत तक भी पहुंच जाएगा। अगर छोटी छोटी बातों पे झूठ, यानी अगर आप अपने वालिदैन से छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे, तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप उनको अपने पेपर्स के बारे में बड़े आराम से झूठ बोल रहे होंगे। वो तो अभी भी शायद बोलते होंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप फीस यहाँ जमा कराएंगे 20,000 और घर वालों से कहेंगे जी बड़ा महंगाई हो गई, 2 लाख रुपए फीस है। फिर आप शुरू करेंगे आर्टिकल्स में 50, 100, 150, 200, 500 की दिहाड़ी बनाने पे। फिर इससे आपको आदत होती जाएगी और आप लोगों के लिए मिलियंस बिलियंस की करप्शन कोई इशू नहीं रह जाएगा। यार बात इजाजत देंगे तो पूरी बात कर लूंगा, जाना है तो चले जाएं। फिर जो दीन इस्लाम है ना, ये प्रिवेंशन बेस्ड है। जैसे किसी मुल्क में अगर रोड्स पे एक्सीडेंट नहीं होते तो इस वजह से कि सारे अच्छे ड्राइवर होंगे। फिर जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, और इतने स्ट्रिक्ट होंगे कि कुछ रूल्स को देख के लगता होगा कि ये तो बिल्कुल बेकार सा रूल बनाया हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत होगी। जैसे अगर किसी ने मोटरवे पे सफ़र किया हो और इस्लामाबाद से वापसी पे कलर कहार का जो एरिया है वहाँ पर स्पीड लिमिट होती है 40 किलोमीटर। अगर कोई आप में से ड्राइविंग भी करना जानता है तो बेशक वहाँ ड्राइव की हो या ना की हो, या आप लाहौर में कभी ड्राइव की हो, तो बाज़ औक़ात लिमिट्स देख के लगता है कि ये तो बड़ों बूढ़ों के लिए लिमिट है, हम तो जवान लोग हैं, हम तो हमारे लिए कोई मसला नहीं गाड़ी कंट्रोल करना। तो वो जो कलर कहार से भी उतर रहे होंगे आप, वहाँ से भी 60, 70, 80 किलोमीटर पे आराम से गाड़ियाँ जा रही होंगी। उनको लगता होगा कि ये बहुत ओवर सेंसिटिव है ये 40 किलोमीटर की स्पीड, लेकिन फिर भी अथॉरिटी ने ये स्पीड इसलिए रखी होगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग रन तक जाएगा, और इतना रिस्की होगा वो काम कि जब भी एक्सीडेंट हुआ बहुत फैटल होगा। अगर साइकिल का पंक्चर ना भी चेक करें, चला लें साइकिल, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, है ज्यादा से ज्यादा ही होगा ना, ये भी बहुत ज्यादा है। इतनी तेज साइकिल नहीं चलती कि टांगे टूट जाए, नहीं होगा। लेकिन अगर एयरप्लेन के छोटे मोटे टेक्निकल चीजों को भी इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि वो सेफली लैंड कर जाए, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। तो जितना बड़ा रिस्क उसकी एहतियात उतनी ज्यादा। ये जो जुल्म है ना, जुल्म ये बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह होता है, बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह। और जुल्म के बारे में कुरान पाक में सूरह हूद में जालिमों पर अल्लाह की लानत है। एक और जगह पर है अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। एक और ये कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। एक और आयत है बेशक जालिम दायमी अजाब में होंगे। तो बात यह है कि जुल्म जो होता है ना, जुल्म उसके लेवल्स हैं। अब एहतियात क्या है कि हम उसके छोटे लेवल्स को भी समझें और उनको इग्नोर ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटे से जुल्म में एंगेज हो जाएगा वो इतनी बड़ी सजा का मुस्तहिक होगा, नहीं। छोटे मोटे गुनाह तो अल्लाह वैसे ही माफ करते रहते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे गुनाहों को गुनाह समझना ही छोड़ देता है, फिर वो
बड़े गुनाहों में भी इंगेज हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो जुल्म पे बात चल रही थी और मैं आपको उसकी एहतियात के कॉन्टेक्स्ट में जो आज हदीस सुनाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से इतनी लंबी बात खींची है कि इस्लाम इतनी एहतियात वाला दीन है जिसमें सबकी बेहतरी ही है। ट्रैफिक रूल्स में जितनी ज्यादा एहतियात है सबकी बेहतरी। तो इस्लाम है ही पूरे आलम इंसानियत के लिए भलाई का दीन है। एक जुल्म का इतना छोटा सा लेवल भी है, इतना छोटा सा लेवल, जो हम शुगल मेले में जिसको कभी लिफ्ट ही नहीं कराते, जब एक बर्तन में एक से ज्यादा लोग खाना खा रहे होते हैं ना, तो उसमें भी जुल्म का एलिमेंट आ जाएगा, उसमें भी जुल्म का एलिमेंट आ जाएगा। कैसे? इंसाफ का खाना ये होगा। अब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले लोग हैं, आप बोटी पर पर्सन कैलकुलेट करके देखें। रफ 3 लोग खाना खा रहे हैं, 3 बोटियां हैं, तो 1 बोटी एक के लिए, ये इंसाफ का खाना है। जुल्म का खाना ये है कि आप उस 1 बोटी से ज्यादा खा जाए। इखलास, इकराम, एहसान का खाना यह है कि आप 1 बोटी से कम खाएं, जो आपका हक बनता है। देखें, बात शुगर मेले की नहीं है, बात यह है कि इतनी एहतियात इसलिए रखी गई है कि फिर इस दीन में खैरें हैं। बुखारी 2489 सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स 2-2 खजूरें एक साथ मिलाकर खाए, इससे मना फरमाया है, यहां तक कि वो अपने साथियों से इजाजत ले ले। यानी अगर एक बर्तन में खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो वो जो नदीदा होगा, वो एक गुलाब जामुन अभी मुंह में होता होगा, दूसरा हाथ में होता होगा। और बातों बातों में उसने प्लेट को भी अपने हाथ में इस तरह से काबू किया होता होगा। तो अब ये बताने का मकसद ये है कि ये चीजें इतनी नॉर्मल हैं हमारे लिए कि हम इन चीजों की फिक्र नहीं कर रहे होते, हालांकि ये जुल्म का खाना हो जाएगा। अगर अपने हक से ज्यादा खा रहे हैं ना, ये जुल्म का खाना हो जाएगा। अच्छा, हक से मुराद, इंसाफ से मुराद बराबरी नहीं होती है, यानी आप और आपका वो भाई जो आपसे 3 गुना है। अब उसके जिस्म की जरूरत है कि उसने 6 रोटियां खानी है। 6 ज्यादा है, ये कम हो गई, कम है। अब इंसाफ ये नहीं है कि 8 रोटियों में से आप जबरदस्ती 4 खाएंगे, वो 4 खाएगा, नहीं। इंसाफ जो है ना, वो जस्टिफिकेशन होती है, बराबर नहीं होता है। तो बताने का मकसद ये है कि जब कहीं कॉमन चीज से खाया जा रहा है तो इंसाफ से खाना चाहिए। कल मुलाकात।